वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नो लॉन्गर ह्यूमन बाय ओसामो डेजाई। जापानीज लिटरेचर का फेमस नॉवल जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग इस नॉवल की जो है ना वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी नहीं पता और एक न्यू स्टोरी है। जापानीज़ लिटरेचर को ऑलरेडी हमने बहुत कम पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो क्लासिकल जापानीज़ लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज उसको पढ़ने का हमें एक मौका मिल रहा है तो हम उसको जो है वो अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है वो अपने नावल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये क्लासिक ऑफ जापानीज़ लिटरेचर है, मीन्स के क्लासिकल जापानीज़ लिटरेचर से ये जो नावल है वो बिलोंग करता है। 1948 में पब्लिश हुआ। ये डेट यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो नावल का है वो इसी डेट से मैच करता है। ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाई की भी नज़र आएंगी जो हमारी राइटर हैं आज के। नॉवल जो है वो उसको स्ट्रक्चर किया गया है 3 नोटबुक्स में। हम डायरी कह सकते हैं या फिर ये नोटबुक्स की टाइप में जो है ना इस नॉवल को लिखा गया है। तो 3 नोटबुक्स होंगी, तीनों नोटबुक्स में अलग-अलग जो स्टोरी है वो नरेट की गई है और हमें बताया गया है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ एक्चुअली में होता क्या है इन तीनों नोटबुक्स के अंदर। पर हमारे राइटर ओसामो डेजाई जिनकी बर्थ हुई थी 1909 में, इनकी डेथ हुई थी 1948 के अंदर। प्रोमिनेंट जापानीज राइटर हैं और साथ ही साथ इनकी जो राइटिंग्स हैं वो मोस्टली सेमी ऑटोबायोग्राफिकल होती हैं क्योंकि इन्होंने जो भी उसमें थीम्स लिखे होते हैं ना या फिर एक्सप्लोर किया होता है, जो भी लिटरेचर लिखा होता है उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर, एलिनेशन और ह्यूमन कंडीशन, इन सब चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, एसेज भी लिखी, लेकिन अर्ली एज में इनका जो इंटरेस्ट था वो क्लासिकल जापानीज लिटरेचर में था और साथ ही साथ जो यूरोपियन ऑथर्स थे उसमें भी। इनके मोस्ट फेमस वर्क्स में द सेटिंग सन 1947 और नो लॉन्गर ह्यूमन 1948 जो कि आज का हमारा लेक्चर भी है। उसके बाद अगर हम लोग डिज़ाई की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। इन्होंने भी, जिस तरह हमारी जो आज की स्टोरी है ना उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसने मल्टीपल जो है ना वो सुसाइड की अटेम्प्ट्स की थी और इसी तरह जो हमारा राइटर है उसने भी की थी। इसी वजह से इसको ऑटोबायोग्राफिकल जो नॉवल है कहा जाता है। तो अर्ली 20s में ही इन्होंने जो है ना वो फर्स्ट अटैम्प्ट की थी सुसाइड की। उसके बाद अल्कोहल की एडिक्शन भी थी, ड्रग्स की एडिक्शन भी थी और इनके जो रिलेशनशिप्स थे वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट थे, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स थे। बहुत सारी वुमेन्स थी उनके साथ इनके रिलेशनशिप्स रहे। इसी तरह इन्होंने जो स्टोरी नरेट की है उसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसके भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप्स थे और सभी के सभी डिस्ट्रक्टिव फेल्ड थे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो नो लॉन्गर वुमेन का जो बैकग्राउंड है उसके अंदर क्या स्टोरी है, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हो रही थी, सोसाइटी उस टाइम पे क्या चल रही थी। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि 1948 डेट को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया था 1945 में। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो जापान जो कि हार गया था 1945 की वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, तो उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट थी उसने अलाइड ऑक्यूपेशन ले ली थी यहाँ की जापान की और उस वजह से 1945 से 1952 तक ये ऑक्यूपेशन रही थी। मींस के जैसे कि टेरिटरीज बना लेते हैं या फिर कॉलोनाइजेशन कर लेते हैं, उस टाइप की यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे आके कॉलोनाइजेशन कर ली थी जापान की 1952 तक। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड था वो था अलाइड ऑक्यूपेशन उसको कहा जाता है। तो वो किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो ये था इसका बैकग्राउंड। मींस के इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऑब्वियसली लोगों की जो मेंटल कंडीशन थी, उस टाइम पे जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उस टाइम पे जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स थे, उस टाइम पे जो कल्चरल डिफरेंस थे, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा पीक पे था और आइडेंटिटी क्राइसिस वो भी पीक पे थे क्योंकि वॉर के बाद जो सोसाइटी की कंडीशन होती है, जो कंट्री की कंडीशन होती है, वो हर कोई जानता है कि क्या इम्पैक्ट होता है उसका। वहाँ की इकोनॉमिक कई सालों तक जो है वो बर्बाद हो जाती है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है और वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो कई सालों तक जो है ना वो अपनी पीक या अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अगेन नहीं पहुंच पाती है। वहाँ के लोगों की मेंटल जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है, वहाँ की जो इनहेरिटेंस है वो ख़राब हो जाती है, यहाँ पे वहाँ की जो नेक्स्ट जो जनरेशन होती है वो ख़राब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वॉर के बाद होती हैं। तो यही सारा कुछ जो है वो पोस्ट वॉर जापान में हो रहा था। कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। योजो ओबा सबसे पहला हमारा मेल कैरेक्टर है। होरिकी उसके बाद सेकंड मेल कैरेक्टर है।
सुनेको जो है वो थर्ड फीमेल कैरेक्टर है, योशिको जो है वो फोर्थ फीमेल कैरेक्टर है, शिजुको जो है वो हमारा फिफ्थ फीमेल कैरेक्टर है एंड ओमिया जो है वो हमारा सिक्स्थ फीमेल कैरेक्टर है। अब यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स की लिस्ट से पता चल रहा होगा कि जो फीमेल्स कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो मेल कैरेक्टर हैं वो सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 होंगे। जो माइनर कैरेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो मीन्स कि जो स्टोरी है उसमें हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसकी जो हैबिट्स हैं वो क्या होगी या फिर उसकी एडिक्शन किस तरह की होगी, वो सब कुछ हमें उसके कैरेक्टर्स से पता चलता है। अब इनके कैरेक्टर्स को एक-एक करके थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। मेन कैरेक्टर योज़ो ओबा जिसकी जो मेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो एक ट्रबल्ड इंडिविजुअल है जिसको नहीं पता है कि वो खुद किस तरह से दूसरों से डिफरेंशिएट करता है या फिर वो किस तरह से डिफरेंट है दूसरों से। और वो जो है वो एलिनेटेड फ़ील करता है पूरी ह्यूमैनिटी से, आस-पास के उतने जितने भी लोग हैं, खुद को उनसे जो है वो अकेला महसूस करता है। इसी वजह से इसकी जो पूरी मेंटल कंडीशन है वो ख़राब होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ओरिकी। ओरिकी जो है वो इसका न्यू फ्रेंड होता है जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है इन दोनों का। टॉक्सिक इस तरह से ओरिकी जो है वो इसको बहुत सी बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व करवा देता है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स होती हैं। ड्रिंकिंग, ब्रोथल्स को विज़िट करना, डांसिंग, वुमेन को विज़िट करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो इसको कौन सिखाता है? होरिकी। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है हमारा सोनेको का। ये जो है एक बार होस्टेस है और ये इसका जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती है ये हमारे जो योज़ो है उसके साथ। और एंड पे दोनों जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं जिसमें सोनेको की जो है वो डेथ हो जाती है लेकिन योज़ो ओबा जो है वो बच जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ कैरेक्टर है योशिको जो कि एक नेव यंग वुमन है और जो कि यूज़ो की वाइफ भी होती है, अरेंज मैरिज होती है लेकिन इसके साथ भी रिलेशनशिप नहीं चल पाता है मेन कैरेक्टर का। उसके बाद शिज़ुको जो कि एक और वुमन है, इसके साथ भी इसका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ख़राब होता है। फर्स्ट में अच्छा होता है लेकिन एंड पे जो है वो योज़ो की जो है वो इससे भी नहीं बन पाती। स्टोरी स्टार्ट इस तरह से होती है, ओबा जो है वो डिस्क्राइब करता है, योज़ो ओबा खुद को डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरह से दूसरों से सेपरेट है या फिर दूसरी इसको किस तरह से सेपरेट देखते हैं। वो इसको फुलिश और कुछ ऐसा मेंटली डिस्टर्ब जो है वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये खुद के बारे में बताता है कि इसको जो है वो सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया मेल सर्वेंट से भी और फीमेल सर्वेंट से भी चाइल्डहुड में। लेकिन वो जब भी इसके बारे में रिपोर्ट करने के बारे में सोचता था तो उसको लगता था यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो नोटबुक है उसके अंदर ये होता है, ये फर्स्ट नोटबुक जो है हमने पहले डिस्कस की, अब जो है वो सेकंड नोटबुक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर ये इसका एक फ्रेंड होता है जो कि स्कूल टाइम में होता है, उसके साथ ये फ्रेंडशिप करता है इस वजह से ताकि वो इसके बाद इसका कोई भी सीक्रेट जो है वो दूसरों को ना बता दे। इसका सीक्रेट क्या था कि ये इसका जो है ना वो मिसबिहेवियर जो है वो इसका फ्रेंड देख लेता है। अब वो किसी और को ना बता दे इसलिए इसे फ्रेंडशिप कर लेता है। उसके बाद ये वैन गोग की पेंटिंग बनाता है और उसमें जो है वो खुद की जो एक्सप्रेशंस हैं या फिर खुद की जो इनर फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। ये सिर्फ अपने फ्रेंड को ही दिखाता है, बाकी सबको दिखाने से ये डरता है। अब ये जो डरता है ना ये इसकी मेंटल कंडीशन है हर चीज़ के लिए, इसके अंदर कोई ना कोई फेयर है। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद योज़ो ओबा को जो है वो टोक्यो यूनिवर्सिटी भेजा जाता है। वहाँ पे इसका एक आर्टिस्ट फेलो आर्टिस्ट होता है होरिकी, उससे मिलता है जो कि पेंटिंग क्लास में इसे मिलता है। लेकिन वो जो है उसकी जो कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा बैड होती है और इसका जो आपस में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होता है। वो इसको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वुमेन को विज़िट करना, ब्रोथल्स पे जाना और कम्युनिस्ट मीटिंग्स में ले जाना, ये सब जो है ना वो इसके साथ करता है योज़ो ओबा के। और योज़ो ओबा जो है वो इन सब में जो है वो फर्दर इन्वॉल्व होता ही चला जाता है दिन ब दिन। मैरिड वुमेन होती है सुनेको, योज़ो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। उसके बाद दोनों जो है वो शिंजू जो है वो उसको कमिट करते हैं। शिंजू कहते हैं डबल सुसाइड को। उस डबल सुसाइड में योज़ो बच जाता है लेकिन जो सुनेको होती है उसकी डेथ हो जाती है और इसको जो है वो इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी से इसको निकाल दिया जाता है और इसकी जो है वो डिग्री कंप्लीट नहीं होती। जो फैमिली है और जो फ्रेंड्स हैं वो इसकी इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करते हैं। उसके बाद इसका जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है वो एक सिंगल मदर के साथ होता है। उसकी जो लिटिल डॉटर होती है उसको एज अ फादर ये ट्रीट भी करता है लेकिन इसकी जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं और फेयर ऑफ ह्यूमैनिटी है उसकी वजह से ये इस वाइफ को भी छोड़ देता है और उसकी डॉटर को भी छोड़ देता है।
उसके बाद एक मैडम ऑफ बार होते ही उसके साथ रहना शुरू कर देता है योशिको से मिलने से पहले। योशिको जो कि इसकी अरेंज्ड मैरिज वाली वाइफ है, जो कि इन एक्सपीरियंस्ड वुमन है और जो कि सोचती है कि इसको जो है वो ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए। उसकी बातों की वजह से ये ड्रिंकिंग छोड़ भी देता है, लेकिन योशिको जो है वो सेक्सुअली असॉल्ट होने के बाद जो है वो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ओबाको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी वाइफ को जो है वो सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है किसी ने। तो उसके बाद ये जो अपनी वाइफ को भी इस वाइफ को भी छोड़ देता है और अगेन जो है ना वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है स्पोरिफिक ड्रग्स लेकर। तो ये उसकी सेकंड टाइम ये सुसाइड उसने अटेम्प्ट की होती है सेकंड नोटबुक में। अब उसके बाद थर्ड नोटबुक में ये होता है कि सुसाइड के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल से फिर इसको डिस्चार्ज मिलता है। उसके बाद ये मॉर्फिन एडिक्टेड हो जाता है और इसकी जो मेंटल ब्रेकडाउन है वो होता है। और उसके बाद ये ओमिया, शिजुको, इन वुमेन्स के साथ भी इसका रिलेशनशिप रहता है, बट वो भी फेल रिलेशनशिप होता है। और एंड पे होता है कि ये खुद को जो है एक आइसोलेटेड प्लेस पे ले जाता है जहाँ मेंटल ब्रेकडाउन के बाद, और अपने ब्रदर्स की हेल्प के साथ उस आइसोलेटेड प्लेस पे पहुंच जाता है। और अब जो है ना स्टोरी का एंड हो जाता है। अब ये ना हैप्पी है और ना ही अनहैप्पी है। मीन्स के ना इसको खुशी महसूस होती है ना गम महसूस होता है। इतनी ज़्यादा ड्रग्स एडिक्शन, इतनी ज़्यादा अल्कोहल एडिक्शन, मेंटल ब्रेकडाउन, इतने ज़्यादा फेल्ड रिलेशनशिप्स के बाद जो है वो एक इंसान के पास कुछ बचता नहीं है सोचने के लिए। और उसी तरह से योजू के साथ भी यही हुआ है। यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। इसके थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। मैं एलिनेशन, जैसे कि योजू को चाइल्डहुड से लेकर उसकी अब जितनी भी एज थी उसने एक जर्नी को पास किया है, तो वो पूरी लाइफ जो है उस क्या था एलिनेटेड रहा। एलिनेटेड इस वजह से रहा क्योंकि उसकी लोगों के साथ बनी नहीं, या फिर लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, वो लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। फेयर ऑफ एक्सपोयर, उसे डर था कि उसकी असल जो पर्सनैलिटी है, फ्रॉड पर्सनैलिटी है, वो किसी के सामने ना आ जाए। सेल्फ डिस्ट्रक्शन वो बहुत ज़्यादा हुई कि उसने हर हर पॉइंट पे खुद को ख़राब होते ही देखा, खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस देखे, खुद की उसकी आइडेंटिटी क्या है वो क्या उसको फाइंड आउट वो करता रहा। उसके बाद द रोल ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली, के फैमिली और सोसाइटी को चाहिए था कि उसको सपोर्ट करती, बट उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जो सोसाइटल नॉर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। और एग्जिस्टेंशियल थीम जो कि मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट थीम था इस पूरी स्टोरी में, ये थी हमारा आज का नॉवल। आई होप कि आपको इसकी स्टोरी, थीम्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सब कुछ समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।